हेलो बच्चों, वेलकम टू फिनिक्स EDU। आज हम लोग JEE PEBT के सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे। लेट्स बिगिन द शो। तो पहला क्वेश्चन है स्फीयर ऑफ मास m मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी u एंड अनदर स्फीयर इज एट रेस्ट ऑफ सेम मास। दोनों सेम मास के हैं, तो एक mu से आ रहा है, दूसरा m इंटू V1 हो जाएगा, दूसरे का m इंटू V2 हो जाएगा। हमको नहीं पता, मास सेम है। ओके तो V1 प्लस V2 एक इक्वेशन आपका आ गया u, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन बोल रहा है कि E इज द क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देन द रेशियो ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन विल बी। तो V1 बाई V2 का रेशियो पूछा गया आपको। तो E इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होता है, तो V2 माइनस V1 बाई VU माइनस 0। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U आ रहा है मेरा इक्वेशन नंबर 2, EU आ रहा है। ओके दोनों को ऐड कर देते, V1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स V2 इक्वल U प्लस EU, E प्लस U। तो V2 की वैल्यू ऐड करने से EU प्लस U, ये 2 आ गया, तो V2 की वैल्यू E प्लस 1 बाई 2 इंटू U, ये आ गया। इसको किसी एक में प्लग कर दो तो V1 आ जाएगा, तो प्लग कर देते हैं और V1 आ जाएगा आपका। मैं इसमें प्लग कर देता हूँ, तो V2 के इधर ले आओ, U माइनस E प्लस 1 बाई 2 इंटू U, ये करने से मेरा 1 माइनस E U बाई 2 प्लस U, तो U बाई 2 पॉजिटिव लेकिन E बाई 2 नेगेटिव है, तो 1 माइनस E इंटू U बाई 2 हो जाएगा। अब इन दोनों को V1 V2 आ गया, आपको V1 बाई V2 पूछा गया है, तो आप इजीली देख सकते हो कि भाई U बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस E बाई 1 प्लस E आंसर आ जाएगा। ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। स्मूथ स्पीयर्स मास m, कैपिटल M मास है, एक का U से मूव कर रहा है, इलास्टिक कोलिजन, दूसरे का मास है स्मॉल m रेस्ट पे है। तो पहला जैसा क्वेश्चन हो गया, तो m इंटू कैपिटल U इज इक्वल टू m इंटू V1 प्लस स्मॉल m इंटू V1 को इन्होंने V बोला है, कैपिटल M इंटू V प्लस स्मॉल m इंटू स्मॉल v, ऐसा बोला है। ओके द वैल्यू ऑफ स्मॉल v इज, अगेन सेम क्वेश्चन, इलास्टिक कोलिजन बोल दिया तो E की वैल्यू 1 है, E की वैल्यू 1 है। आप पीछे वाला क्वेश्चन को भी यूज़ कर सकते हो, है ना। पीछे वाला क्वेश्चन में E की वैल्यू को 1 रख दो तो आंसर आ जाएगा, है ना। एक शॉर्ट ट्रिक ये हो जाएगा, बट उनका मास सेम था, इसका मास सेम नहीं, तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। चलो ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर 1 इज इक्वल टू V2 माइनस, मतलब V माइनस और स्मॉल v माइनस V बाई U माइनस 0, U माइनस 0। तो V माइनस V इज इक्वल टू U आ गया, इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। इसमें से आपको दोनों को सॉल्व करके V निकालना है ना। सो मास को एलिमिनेट करना पड़ेगा, मास से डिवाइड कर दो, तो ये वाला इक्वेशन हो जाएगा U V प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू V। तो आपको ये V को हटाना है, तो ऐड कर दो डायरेक्टली, तो 2U आ जाएगा। ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, तो 2U इधर आ रहा है, कैपिटल V स्मॉल v कट जाएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस स्मॉल m बाई कैपिटल M इंटू V आ जाएगा। इसको डिनोमिनेटर में ले आओ, आंसर आ जाएगा। तो नीचे स्मॉल m बाई कैपिटल M आएगा, 2U आ रहा है, ऑप्शन सी से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, एक हाइट से ड्रॉप कर दिया, टकराया, रिबाउंड हुआ, लेकिन टकराने से एनर्जी लॉस होगा, जिसका क्वेश्चन रेस्टोरेंट ई दिया हुआ है। तो हाइट से यहाँ से गिरा दिया, मान लो यहाँ वेलोसिटी होती है √2gh। ओके तो यहाँ की वेलोसिटी √2gh। टकराने के बाद इसको मैं u मान लेता हूँ, तो टकराने के बाद EU हो जाएगा। तो ये जो हाइट पे जाके जाएगा, ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट तक नहीं जाएगा, कम हाइट तक जाएगा, यहाँ से जाके वापस टकराएगा, तो वापस टकराए पे वेलोसिटी EU है। टकराने के बाद रिबाउंड होने की वेलोसिटी E²U हो जाएगी। अब ये जो हाइट पे आ जाएगा और कम हो जाएगी। तो आपको ये सेकेंड हाइट निकालनी है, तो पहले h1 निकालो, तो क्या लिखोगे आप, हाइट होती है U² बाई 2g, इसका U है EU, EU का स्क्वेयर पाई 2g। उसी लॉजिक से h2 निकालो, तो E²U आपका वेलोसिटी है, उसका स्क्वेयर बाई 2g, तो आपका e⁴ U² मतलब 2gh बाई 2g, 2g कैंसिल हो रहा है, तो e⁴ इंटू h, ऑप्शन नंबर डी से मैच हो जाएगा। तो अगेन है फेयरली इजी क्वेश्चन फ्रॉम काइनेमेटिक्स, बोल सकते हो सेंटर ऑफ मास कोलिजन। ओके इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
Mass m is projected with velocity at 45 degrees with the horizontal. Magnitude of angular momentum at the point of projection is at maximum height पूछा गया. तो चलो maximum height ऐसे प्रोजेक्टाइल है, maximum height पे यहाँ वेलोसिटी होती है u cos 45, इसकी हाइट होती है u स्क्वेयर साइन 45 u स्क्वेयर साइन थीटा बाई 2g. मतलब ये हाइट जो आपका r परपेंडिकुलर होगा. ओके, तो L का फॉर्मूला होता है एम वी परपेंडिकुलर आर परपेंडिकुलर, है ना, या V क्रॉस R होता है. तो V और R परपेंडिकुलर वाले कॉम्पोनेंट लेने. V कौन सा लोगे, U cos 45, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, हाइट. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो M U cos 45, R कितना है, हाइट, R परपेंडिकुलर हाइट है, तो उसका फॉर्मूला U साइन थीटा, मतलब U स्क्वेयर साइन स्क्वेयर 45 बाई 2g. तो यहाँ से u क्यूब हो गया, m u क्यूब साइन स्क्वेयर 45 1/2 2 2 4 और 1/√2 cos 45 से आएगा. तो बहुत इजीली आपको ऑप्शन बी दिख जाएगा, एम वी क्यूब बाई या एम यू क्यूब बाई 4√2 इंटू जी. तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. ये रॉड हैज़ अ बीड एट वन एंड एंड इट इज़ रोटेटेड. एक रॉड है, इसको ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो आप. तो ऐसे जब घूम रहा है वो, तो ये बीड यहाँ पर इनिशियली यहाँ रुका हुआ था, बट जब घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सफिशिएंट होगी तब तक यहाँ रहेगा, वरना वो स्लाइड हो जाएगा अंदर की तरफ. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन ला रहा है, फ्रिक्शन ला रहा होगा. यहाँ एक बीड ले लेते, ये बीड था, इसको अल्फा से एक्सेलरेट करा है, तो ओमेगा इनिशियल आपका 0 है. इसको इस तरफ कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन लेके जा रहा है. ओके, तो एम ओमेगा स्क्वेयर एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू इंटू एन, फ्रिक्शन फोर्स. एन कौन है, मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो एम ओमेगा स्क्वेयर एल इक्वल टू म्यू इंटू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है AT होता है अल्फा इंटू आर. आर क्या है यहाँ पर, रेडियस. रेडियस कौन है, इसका लेंथी रेडियस है. तो म्यू एम अल्फा इंटू एल इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वेयर एल. यहाँ से आप देख सकते हो मास एल कट जाएगा, मास और एल कट जाएगा. ओमेगा क्या होता है, ओमेगा के टर्म में आंसर नहीं दे, टाइम पूछा गया. तो ओमेगा तो टाइम के साथ बदल रहा है, बट ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, वी इक्वल यू प्लस सी टी जैसे इक्वेशन लगा सकते हो, बिकॉज एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है. तो यहाँ से अल्फा स्क्वेयर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू म्यू अल्फा लिखते हैं, एक अल्फा कट जाएगा, टी इक्वल टू अंडर रूट म्यू बाई अल्फा. ऐसा आंसर मेरा मैच हो रहा है. तो ऐसा ऑप्शन मेरे लिए ऑप्शन ए से मैच हो रहा है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. आई थिंक दिस इज ए गुड क्वेश्चन, नॉट बैड बट टफ नहीं है. HCl मॉलिक्यूल दिया हुआ है 2 पॉइंट्स पे, यहाँ पर हाइड्रोजन दिया हुआ है, यहाँ क्लोरीन दिया हुआ है, और इसका मास इससे 35 टाइम्स ज़्यादा है, 35.5 टाइम्स ज़्यादा है, इसका 1 है. ओके, मतलब m और 35.5 m है, ऐसा कुछ है. ओके, इनका गैप दिया 1.27 एंगस्ट्रॉम. हमको पता है 2 पॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का लोकेशन mr2 बाई m1 प्लस m2 या m2r बाई m1 प्लस m2. तो m2 जहाँ से निकाल रहे हो उससे दूसरा मास लेना है. मेरे को हाइड्रोजन से निकालना है, तो दूसरा मास क्लोरीन का मास लेना है. ओके, और ऑलवेज हेवियर मास के पास सेंटर ऑफ मास आता है, ये लॉजिक आपको क्लियर होना चाहिए. तो सेंटर ऑफ मास का लोकेशन यहाँ पर कहीं पर होगा, ये डिस्टेंस आपको पूछा गया है. ओके, तो r इज इक्वल टू 35.5 इंटू डिस्टेंस कितना है 1.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड टोटल मास 36.5 mm कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 36.5 और 35.5 में बहुत ज़्यादा फर्क तो नहीं है, 0.9 के आसपास. तो 1.27 से थोड़ा ही कम हो जाएगा, और ऑलवेज इसके पास आएगा, क्लोरीन के पास आएगा, मतलब हेवियर मास के पास आएगा. तो ऑप्शन में 2 ऑप्शन तो बिल्कुल बेकार दिए हुए है ना. 1.5 2.5 तो हो ही नहीं सकता, बाहर क्यों जाएगा. 2 पॉइंट सिस्टम का सेंटर ऑफ मास उनके बीच में कहीं ना कहीं आएगा. तो 1 भी नहीं हो सकता, बिकॉज 0.9 से मल्टीप्लाई करते हो 1.24 के आसपास. आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, कॉमन सेंस चलाने की जरूरत है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विड्थ दिया हुआ W1 W2 का रेशियो 1/2 है. तो I1 I2 इज डिपेंडेंट ऑन विड्थ. तो I1 by I2 इज नथिंग बट W1 by W2.
इक्वल टू 1/2 दे दिया। आई मैक्स बाय आई मिनिमम पूछा गया, ये होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 स्क्वेयर बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वेयर। तो यहाँ पर आप I1 I2 किसी भी इसको 2 या 1 मान सकते हो, आपकी मर्जी है। तो मैं इसको 2 और इसको 1 मान रहा हूँ, रूट 2 रूट 1 का स्क्वेयर। तो रूट 2 प्लस 1 का स्क्वेयर बाई रूट 2 माइनस 1 का स्क्वेयर। बट इसका ऑप्शन डायरेक्टली दिख नहीं रहा है, तो इसको थोड़ा बहुत एक्सपेंड करके देख लो, दिख जाएगा आंसर। एक्सपेंड कर लेते तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 माइनस प्लस 2 रूट 2 बाई 2 प्लस 1 माइनस 2 रूट 2। तो ये 3 प्लस 2 रूट 2, 3/2 रूट 2, ऑप्शन नंबर बी से मैच हो रहा है। अगेन फेयरली इजी क्वेश्चन फ्रॉम वेव ऑप्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P1 P2 रखे गए सच दैट लाइट बाहर जो आ रही है 0 हो रही है, मतलब P1 तो क्रॉस करने से I0/2 हो जाता है बिकॉज अनपोलराइज लाइट आ रही है। बट P3 को क्रॉस करते वो क्या हो रहा है, P2 को क्रॉस करते वो 0 हो जा रहा है। उसका मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर रखे हुए, एक इधर रखा हुआ है तो एक ऐसा रखा हुआ है, दोनों परपेंडिकुलर रखे हुए हैं। तो P1 ऐसा रखा हुआ है, P2 इसके क्रॉस में मतलब ऐसा रखा हुआ है, इनके बीच में एंगल कितना 90 है। तो यहाँ से I0/2 हो जाएगा, जो भी लाइट आएगी I0 आएगी तो I0/2 हो जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि एक और रखा गया जो कुछ ऐसा रखा गया, इसको P3 बोल दिया। इसको ऐसे रखे कि बाहर का आउटपुट मैक्सिमम हो जाए। तो यहाँ से इसको एंगल थीटा पे रख दो, तो ये हो जाएगा इनके बीच में एंगल 90 माइनस थीटा। तो फाइनली आउटपुट जो आएगा, यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो आएगा I0/2 कॉस स्क्वेयर थीटा। यहाँ जो आउटपुट आएगा वो I0/2 कॉस स्क्वेयर थीटा इंटू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। तो साइन स्क्वेयर थीटा लिख दो। अब इस टर्म को मैक्सिमाइज करना है, ऐसा बोला। मैक्सिमाइज कब कर सकते हो, तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो और 2 साइन थीटा कॉस थीटा होल स्क्वायर लिख दूं, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। कब होती है 2 थीटा 90 पे, 2 थीटा 90 मतलब थीटा कितना हो जाएगा 45। तो मैक्सिमाइज करना हो इस सिस्टम को तो इन दोनों के बीच में एंगल रखना पड़ेगा, मतलब 45। इन दोनों के बीच में एंगल पूछा गया तो 45 डिग्रीज। ऑब्वियसली इन दोनों के 45 है तो इन दोनों का भी 45 है, टोटल 90 था इसलिए। तो 45 डिग्रीज मेरा आंसर ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। ओके, इसको मैं स्टेप बाय स्टेप लिखना हो तो मैं इसको क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड, तो ये साइन 2 थीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसको मैक्सिमाइज कर दिया हमने, ठीक है। दैट इज द आंसर, π/4। π/4 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक बार मैग्नेट को एक सॉलिनॉइड के थ्रू पास करा के मूव करा रहे हो, तो जब इसके अंदर से पास हो रहा है, जब इसके पास आ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। फ्लक्स बढ़ रहा है तो ईएमएफ बढ़ेगा, फ्लक्स बदल रहा है तो ईएमएफ चेंज होगा। जब इसके अंदर है तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। जब बाहर निकला फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा एंड वाइस वर्सा, ये ऑसिलेट करेगा। तो प्लस माइनस में इसका ऑसिलेशन होना चाहिए और बीच में 0 आना चाहिए, बिकॉज जब तक अंदर है तो फ्लक्स कांस्टेंट है। तो ये ऐसा कोई ऑप्शन मेरे को दिखना चाहिए। तो ये तीनों ही प्लस माइनस में नहीं है, पहली बात तो है ना। तो ऑप्शन 1 क्लियर आंसर है और बीच में देखो क्लियर विनर है, बीच में भी 0 भी आ रहा है जब तक वो अंदर है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। बिल्कुल कॉमन सेंस ऑफ बहुत कॉमन सेंस और बहुत इजी क्वेश्चन मान सकता हूँ इसको, फैराडेस लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है, डिस्क इज रोटेटेड विथ एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है। तो ये रोटेशनल ईएमएफ का क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन। अगर ऐसा डिस्क है आपके पास, इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करा रहे हो ओमेगा से, तो कोई भी डिस्टेंस पे रेडियस ओमेगा बी L²/2, L इज़ द रेडियस होता था, तो यहाँ रेडियस R है। ओके, एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस होता है R है, तो इसका ईएमएफ जो हो जाएगा ओमेगा बी R²/2 हो जाएगा। सब कुछ दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट करना है आपको। ओमेगा कितना दिया 10 पाई, मैग्नेटिक फील्ड 0.4, रेडियस कितना दिया हुआ है 27, मतलब 0.2 का स्क्वायर बाई 2। अब कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। 10 × 0.4 4, 4 पाई 12। ये 2/10 लिखूँ तो 4/100, 100 नीचे रहने दो। 4 × 12 48, बट नीचे 2 है 24। एक्चुअली 24 से थोड़ा ज़्यादा आना चाहिए, बिकॉज
पाई था, वो पाई 3.14, मैंने 3 लेके किया था। तो 24/100 0.24 के आसपास अगर 3 होता तो 0.24 होता, तो ये 3 से ज़्यादा है तो 0.24 से थोड़ा ज़्यादा आंसर आता। तो मेरे लिए आंसर ऑप्शन सी इजीली दिख रहा है मेरे को। तो अगेन है फेयरली इजी क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। LRC सर्किट कनेक्टेड इन सीरीज, करंट लीड्स बाय 45 डिग्रीज। करंट लीड कर रहा है, इसका मतलब XL इज ग्रेटर देन XC। तो डायग्राम में आपका ऐसा डायग्राम बनेगा, तो ये XC माइनस XL है और ये आपका R है, ये 45 डिग्री से, इसका मतलब ये दोनों इक्वल है। तो आप लिख सकते हो R इज इक्वल टू XC माइनस XL। आपको तो C पूछा गया, XC इज इक्वल टू R प्लस XL लिख सकता हूँ। C को क्या लिख सकते हो, XC को 1/ओमेगा C लिख सकते हो, तो C को उधर ले आओ, तो 1/ओमेगा इंटू R प्लस XL इज C। बट आंसर आपको ओमेगा को एक्सपेंड करके दिया हुआ है, इसको 2πf लिख सकते हो, XL को 2πf इंटू L लिख सकते हो। तो वो सब्स्टिट्यूट करने से मेरा आंसर 2πf/L प्लस R ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल जाते हैं। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था वो वाला। तो AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज फेड अक्रॉस रजिस्टर R एंड C कैपेसिटर इन सीरीज, द करंट रजिस्टर्ड इज I। तो पहला करंट क्या था, I था। I इज इक्वल टू V बाई अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC का स्क्वेयर। ठीक है, अगली बार ओमेगा को ओमेगा बाई 3 कर दिया, तो XC की वैल्यू 1/3 हो गई, XC की वैल्यू 3 टाइम्स हो गई, XC की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी। क्यों? बिकॉज XC में आता है 1/ओमेगा C, तो ओमेगा को ओमेगा बाई 3 लिखा, तो 3 ऊपर आ गया, उसका स्क्वेयर हो रहा है तो 9 टाइम्स आ जाएगा। तो I2 जो दिया हुआ है वो I/2 दिया हुआ है, इज इक्वल टू V बाई, वोल्टेज सेम रखा है, सेम वोल्टेज के लिए बोला गया, सेम। ये सब RMS की बात हो रही है बेटा, RMS में डायरेक्टली फॉर्मूला इस तरह लगा सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस 9 टाइम्स XC का स्क्वेयर। मैं ये डायरेक्टली लिख सकता हूँ। 9 क्यों, ओमेगा को 1/3 कर दिया, तो XC में 1/ओमेगा C आता है, तो ओमेगा बाई 3 ऊपर आ गया, तो आपका कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़ गया, कैपेसिटेंस 3 गुना बढ़ गया तो कैपेसिटेंस का स्क्वेयर 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मैंने वो लिखा। अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते, I की वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट कर लो, तो V कट जाएगा, तो यहाँ मेरा 1/2 बचा हुआ है इंटू 1/रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस XC का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ R स्क्वेयर प्लस 9 टाइम्स XC का स्क्वेयर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, थोड़ा सा रिलेशन चेक कर लेते। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ये 4 हो जाएगा और इसको स्क्वेयर कर लो, तो R स्क्वेयर प्लस 9 XC का स्क्वेयर इक्वल टू ये हो जाएगा 4 टाइम्स R स्क्वेयर XC का स्क्वेयर। ओके, ये इधर आ गया तो 5 हो गया, वो उधर जाएगा 3 हो गया। आपको पूछा गया कैलकुलेट रेशियो ऑफ रिएक्टेंस टू रेसिस्टेंस, XC/R निकालना है, तो XC/R इज रूट ऑफ 3/5। सो दिस इज ऑल्सो इजी क्वेश्चन, फेयरली इजी क्वेश्चन। तो ऑप्शन रूट 3/5 मेरा ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। आउटपुट करंट टाइम करो फॉर रेक्टिफायर इज शो इन द फिगर, द एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट इन दिस केस इज। तो एवरेज वैल्यू फॉर साइनसोइडल वेव फॉर हाफ साइकिल जो होता है, अब इसका तो सारा पॉजिटिव साइकिल है, तो 2I0/π आता है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू आप कर सकते हो इसको। ओके, तो स्टैंडर्ड वैल्यू के लिए 2I0/π आपको डायरेक्टली इसका वैल्यू याद भी होगा, है ना, AC पढ़ा हो तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया। तो 10 स्क्वायर इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, आपको पता है इस तरह का लॉजिक होता है कि वोल्टेज स्क्वायर इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। यहाँ पर L तो है नहीं, ओनली C है, तो 10 स्क्वायर इज द सोर्स वोल्टेज, VC का कितना है 8 स्क्वायर, तो VR का को निकालना है। यहाँ से VR की वैल्यू 6 वोल्ट आ रही है। तो आपको पूछा गया है वोल्टेज का फेजर डायग्राम बनाओ, तो VR ऑलवेज हॉरिजॉन्टल बनाते हैं, VC नीचे आएगा, V इधर आएगा। आप ये देख सकते हो, ये VC है, ये VR है, ये एंगल फाई है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द अप्लाइड वोल्टेज, करंट भी ऑलवेज वो रेसिस्टेंस के डायरेक्शन में, मतलब VR के डायरेक्शन में होता है।
तो आप यहाँ से देख सकते हो फेज डिफरेंस जो होगा tan phi इज इक्वल टू VC बाई VR, VC बाई VR, VC बाई VR। VC की वैल्यू 8 दी हुई है और VR की वैल्यू 6 आ गई है, तो फाई की वैल्यू tan इनवर्स, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लो 4/3 आ जाएगा। तो 4/3 आपका ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन ए से मैच हो रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। For a circuit shown in the figure R equal to 100 kilo ohm, C equal to 100 picofarad, the phase difference between VB minus VA is 90 degrees। तो बढ़िया क्वेश्चन है। देखो यहाँ से जो भी करंट आएगा वो इक्वली डिवाइड होगा। ऐसा क्यों? बिकॉज इसमें भी RC है, इसमें भी RC है, तो करंट तो इक्वली आएगा। अब आपको बोला है कि इनका जो वोल्टेज डिफरेंस है सप्लाई के साथ वो 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्रीज अगर है, इसका मतलब R और C में तो ड्रॉप्स सिमिलर होंगे, तो यहाँ जो R में ड्रॉप होगा बाकी का ड्रॉप C में होगा। सिमिलर यहाँ C में जो होगा बाकी का R में होगा, और इसका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, तो दोनों में ड्रॉप्स भी इक्वल होने चाहिए, तभी ये बैलेंस हो पाएगा, तभी ये बैलेंस हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर भी ड्रॉप उतना ही होगा, तभी यहाँ पर वापस अगर मैं बोलूँ 220 वोल्ट से यहाँ पर, तो यहाँ जीरो लाने के लिए यहाँ जो ड्रॉप होगा सिमिलर ड्रॉप्स यहाँ पर भी होने चाहिए, तभी यहाँ पर बैलेंस होगा। तो आप देख सकते हो कि इसमें I इंटू आर मस्ट बी इक्वल टू I इंटू XC। ओके, दोनों में 45 डिग्रीज का डिफरेंस होगा। 45 डिग्रीज मतलब VC जो होगा ऐसे होगा, VC ऐसे होगा, VR ऐसे होगा, बट नेट वोल्टेज एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आएगा। तो आप देख सकते हो कि 45 डिग्रीज पे आएगा, ये 45 डिग्रीज पे आएगा, मतलब VC और VR इक्वल होंगे, मतलब I इंटू XC इक्वल टू I इंटू R लिख सकते हो। I को कैंसिल कर दो, आपको पूछा गया है R इज इक्वल टू XC क्या होता है 1/ωc। 1/ω कितना है 2πf, f कितना है, f इज गिवन एज 10 पावर x। ओके, इनपुट फ्रीक्वेंसी दिया नहीं है, 10 पावर x मान लेते हैं। ओके, इंटू C, इंटू C कितना है 100 पिकोफैरेड, 100 10 पावर 12 ऊपर लिख दो। R की वैल्यू 100 किलो ओम्स दी हुई है, R की वैल्यू 100 इंटू 10 पावर 3 दिया हुआ है। तो यहाँ से 10 पावर x को इधर ले आओ, ये 10 पावर 5 को इधर ले आओ, ये 10 पावर 7 हो गया बाई 2π टाइप हो गया, ये 10 पावर x हो गया। ओके, तो आपका 100 द फेज डिफरेंस बिटवीन देम इज द इनपुट सिग्नल फ्रीक्वेंसी 10 पावर x रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, इसका मतलब ओमेगा पूछ रहा है, तो 2π को भी इधर ले आओ, ओमेगा 2π इधर ले आया तो 10 पावर x, ये 5 हो गया, ये 100 भी नीचे से -2 हो जाएगा, तो ये 10 पावर 7 - 2 5 हो जाएगा। तो ये पूरा इनपुट फ्रीक्वेंसी है, इसको ओमेगा बोल दिया। ओमेगा इज 10 पावर 5, इसको कंपेयर करो 10 पावर x से, ऐसा बोला। इसको फ्रीक्वेंसी मान लो, इसको ओमेगा ही लिख दो, क्वेश्चन में ओमेगा ही पूछा है, इसको मैं ओमेगा ही रखूँ, कुछ टेंशन ना लेके। ओके, इसको ओमेगा ही रख दो, है ना। तो आपका इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा। ओमेगा इज इक्वल टू, ये 5 इधर आ गया, ये 2 इधर आ गया, 7 कट जाएगा तो 10 पावर 12 - 7 आ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू 10 पावर 5, इसको 10 पावर x से कंपेयर करना है, तो x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 है। इंटीजर में भी दे सकता था ऐसा क्वेश्चन, तो ऑप्शन बी से मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, टफ, बिकॉज इतना इंटरप्रिटेशन इजी नहीं है उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ए फेयरली इजी। पैरेलल कैपेसिटर ऑफ 2 कैपेसिटर सर्कुलर प्लेट्स is being charged by constant current of 0.15 amperes. If the rate of change of potential difference is given as, then the integer value of the distance between the plates is। तो हमको पता है डिस्प्लेसमेंट करंट ही कंडक्शन करंट होता है, और इसको लिख सकते हो C dV/dt। dV/dt तो आपको दे दिया है, C का वैल्यू होता है एप्सिलॉन नॉट A/d, I भी दे दिया 0.15 इज इक्वल टू C में एप्सिलॉन नॉट मतलब 8.8, एप्सिलॉन नॉट को इन्होंने 9 लेने को बोल दिया, तो और इजी कर दिया इन्होंने अपना काम, इसको 9 ले लेते। 10 पावर -12, एरिया कितना दिया है क्वेश्चन में, रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, तो पाई इंटू 10 का स्क्वेयर इंटू 10 पावर -4 कर दो बाई d,
इंटू डी वी बाई डी टी, डी वी बाई डी टी 7 × 10⁸, 7 × 10⁸ लिख सकते हो। इसको इधर ले आओ, पाई को 22/7 लिखने से 7 कट जाएगा, तो आप थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे तो आपको इसका आंसर 1320 × 10⁻⁻6 दिखेगा, 13×10⁻⁻6 दिखेगा। तो माइक्रोमीटर में आंसर हो जाएगा इस तरह का। तो -6 को यहाँ से अलग कर सकते हो, -4 है, ये -10 है, -14, -8 निकाल दो तो ये -4 हो गया, +2 निकालो -6 हो, -6 को अलग कर दो तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1320 आपको दिख जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऑसिलेशन होता है उसके लिए हम लोग ने एक टेक्निक सीखता है EBC। इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो B आएगा, B और C का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो E आएगा, C और E का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे तो B आएगा। आपको पूछा गया इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन वेव का डायरेक्शन पॉजिटिव x है, वेव मूव कर रहा है, C का डायरेक्शन कितना है I कैप है या पॉजिटिव x कैप है, तो I को किससे मल्टीप्लाई करूँगा B आ जाए, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्पीड ऐसे है, I क्रॉस y करूँ तो z में आना चाहिए k, अगर इसको y लिखूँ तो ये z आना चाहिए। ऐसा ऑप्शन देखो, इसको y लिखा है, इसको j लिखा है, इसको k लिखा है, तो फेयरली इजी क्वेश्चन हो गया। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, I कैप क्रॉस j कैप इज k कैप, सिंपल एज दैट। ओके, तो इसमें x y z लिखा है, इसका ही कोई फर्क नहीं पड़ता, x y z ही I j कैप। ओके, तो आपका आंसर इसका आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन लाइक दिस एंड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देखो पहले तो मैं मैग्नेटिक फील्ड को प्लॉट करता हूँ XY एक्सिस पे, इसको I और J में दिया है 30, I के साथ √3/2 बना रहा है, मतलब 30 cos 30 बना रहा है, cos 30 बना रहा है, और J के साथ sin 30 बना रहा है। ओके, तो I के साथ sin 60 बना रहा है, तो आपका ये एंगल जो होगा कुछ इस तरह से बन रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस लाइन पे होगी, मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे है, पॉजिटिव दिया हुआ है, देखो आप देख सकते हो I और J दोनों पॉजिटिव है। स्पीड किधर है, स्पीड k कैप, पॉजिटिव k कैप, पॉजिटिव k कैप आपकी तरफ होता है। तो हमको पता है साइकिल में E कैप, B कैप और C कैप का क्रॉस प्रोडक्ट सर्कल में पॉजिटिव होता है, मतलब क्लॉकवाइज जा रहा है तो पॉजिटिव होता है। तो हमको पता है C कैप का डायरेक्शन प्लस k कैप है, इसका क्या है k कैप है। E कैप का पता नहीं है, बट B कैप का पता है ना आपको, ये वाला I क्रॉस J पता है आपको, इसका यूनिट वेक्टर दे दिया √3+2। तो आप E कैप का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, E कैप निकालने के लिए क्या कर सकते हो आप, B कैप क्रॉस C कैप कर सकते हो। B कैप की वैल्यू दी हुई है √3/2 I कैप प्लस 1/2 J कैप। पहली बात तो मैं कॉमन सेंस से सोचूं, B क्रॉस C, B इधर है, C किधर है ऊपर की तरफ, तो मेरा आएगा इस तरफ नीचे की तरफ, देखो आएगा परपेंडिकुलर, आएगा इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऐसे। अब ऊपर नीचे डिसाइड कैसे करेंगे, B क्रॉस C, C किधर बाहर की तरफ, तो मेरा आएगा नीचे की तरफ। तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा आना चाहिए जिसमें x पॉजिटिव होना चाहिए और y नेगेटिव होना चाहिए। ऐसे ऑप्शन बहुत कम होंगे, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो वैसा ऑप्शन D में भी है और A में भी है, तो हम डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते। बट आप थोड़ा सा सेंस लगाते, इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते k के साथ, k के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, I क्रॉस k, I क्रॉस k इज -j, I क्रॉस k इज -j, तो -j में √3/2 आ रहा है, तो वो ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे को, ऑप्शन ए में -√3/2 दिख रहा है। तो बाकी फेज तो सेम टू सेम छापना होता है, बिकॉज फेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज सेम। इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डैश में ऑसिलेट कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, एंड जब इलेक्ट्रिक फील्ड घट रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, ये दोनों का फेज सेम होता है। तो ऑप्शन ए में डायरेक्टली कॉमन सेंस से मार्क कर सकता हूँ, चाहे तो क्रॉस प्रोडक्ट लेके देखो, ये -j हो गया, j क्रॉस के प्लस i हो जाएगा। ओके, जो ऑप्शन ए में दिख रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है सिलेंडर 200 सेंटीमीटर लेंथ होल्ड से अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, तो एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, इनटू वॉल्यूम कर लेंगे चाहे तो। ओके, इफ फाइंड द सिलेंडर ऑफ सेम लेंथ बट हाफ द डायमीटर, तो डायमीटर आधा कर दिया तो रेडियस आधा कर दिया, लेंथ तो सेम है, तो एनर्जी का मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड करस्पॉन्डिंग टू देन प्रीवियस होल्ड द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी सेम है, E1 = E2 है, E1 =
E2 है, एनर्जी 1 इक्वल एनर्जी 2, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E1 का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग हो सकती है बिकॉज इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का फेस तो सेम होगा, तो फेस तो सेम होगा बट मैग्नीट्यूड अलग होगा। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर E1 जो लिख रहा हूँ ये एनर्जी है, एनर्जी 1 एनर्जी 2 सेम दिया हुआ है। ओके, E1 का स्क्वायर इंटू एरिया इसका इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या दिया है π/4 d स्क्वायर या πr स्क्वायर इंटू एल। तो इसका सेकंड का रेडियस कैसा है, इफ एनदर सेम लेंथ हाफ द डायमीटर, डायमीटर आधा है तो रेडियस भी आधा ही हो गया। तो इसको मैं πr स्क्वायर लिखूँ इंटू एल लिखूँ, दूसरे में 1/2 एप्सिलॉन नॉट E2 का स्क्वायर इंटू पाई r/2 का स्क्वायर इंटू एल। आप देख सकते हो 1/2 एप्सिलॉन नॉट पाई एल, 1/2 एप्सिलॉन नॉट पाई एल कॉन्स्टेंट से, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आ जाएगा वहाँ पर। तो मेरा यहाँ पर E1 का स्क्वायर इक्वल टू E2 का स्क्वायर बाई 4 जी रहा है। रेशियो लेने से E1/E2 1/2 है, मतलब E2 की वैल्यू E1 से डबल है, E1 से डबल है। इसका वैल्यू का मैग्नीट्यूड है 100, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 200। तो 200 मेरा ऑप्शन बी से ही मैच हो रहा है, बाकी किसी में ऑप्शन में 200 नहीं दिया है। बाकी तो फेज तो सेम ही लिखना है आपको, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज फॉर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए तो विजिबल रेंज में या विजिबल रेंज से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बट ये बोल रहे हैं माइक्रोवेव से छोटा या रेडर टेक्नोलॉजी, मतलब रेडियो वेव्स की आसपास या वैसा हो रहा है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। इंफ्रारेड रेज आर मोर एनर्जेटिक देन माइक्रोवेव्स यूज इन रेडर। ओके, जैसे जैसे आप बड़े वेवलेंथ से छोटे वेवलेंथ की तरफ आते हो तो ऑब्वियसली एनर्जी बढ़ती है, तो ये सही स्टेटमेंट है। तो ए इज फॉल्स, बी इज ट्रू, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। थीटा दिया हुआ है, टॉर्क जीरो करना है आपको। टॉर्क जीरो मतलब अल्फा जीरो, आई इंटू अल्फा होता है टॉर्क, तो अल्फा जीरो मतलब एक्सेलरेशन जीरो, तो इसका सेकंड डिफरेंशिएशन को जीरो कर दो, आंसर आ जाना चाहिए। तो ओमेगा क्या हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी, पहला डिफरेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा 6t स्क्वेयर माइनस 12t। अल्फा होता है डी ओमेगा बाई डी टी, तो 12t माइनस 12। अब इसको जीरो करना है, तभी तो टॉर्क जीरो होगा, अल्फा जीरो तभी टॉर्क जीरो। तो अल्फा इक्वल जीरो करने से t इक्वल टू 1 सेकेंड आ रहा है मेरा, तो आंसर हो जाएगा 1 सेकेंड। आंसर है 1 सेकेंड। सो वेरी इजी क्वेश्चन टू स्टार्ट विथ न्यूमेरिकल टाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सेंटर ऑफ मास पूछा गया है, रैंडम शेप दिया हुआ है, 10 किलो का मास है, तो मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे। तो ये हर पार्ट 2 किलो का, ये 2 किलो, ये 2 किलो, ये 6 किलो, ऐसे मान सकते हो, है ना। तो आप सोचो सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट्स सिमेट्रिकल बॉडी है, तो सेंटर ऑफ मास तो इस लाइन पे एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे आएगा। ये कहाँ पर आ जाएगा, 0 से लेके 3 है, तो ये 1.5 पे तो आ जाएगा। अभी यहाँ कितना मास है, पूरा मास 6 किलो, इस 6 किलो का सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाएगा, 0.5 पे, वाई एक्सिस पे 0.5 पे आ जाएगा। यहाँ कितना मास है, 4 किलो, 4 किलो का सेंटर ऑफ मास यहाँ से 1 से ऊपर 1.5 पे आ जाएगा, 1.5 पे आ जाएगा। तो वाई में ये पॉइंट यहाँ पर 6 किलो है, यहाँ पर 4 किलो है, दोनों के बीच में गैप है 0.5 से 1.5, 1 मीटर का गैप है। अब मैं इसको पॉइंट मास सिस्टम मान सकता हूँ, पॉइंट मास सिस्टम। एक्स का सेंटर ऑफ मास आपको आ गया 1.5, वाई का निकाल रहे हैं आप, वाई का, एक्स में कहा आ रहा है 0 से 3, तो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे आ गया 1.5। वाई में मिड पॉइंट पे नहीं रह सकते बिकॉज यहाँ पर मास मिसिंग है। इसको मैं बॉक्स बना के इमेजिनरी मास मान के भी कर सकता हूँ, दैट इज योर विश। मैंने इसको 2 पॉइंट सिस्टम बना दिया। इस 6 किलो का मास यहाँ पर है 0.5 पे, इस 4 किलो का मास है 1.5 पे, वाई एक्सिस पे, है ना। तो वाई सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो आप, वाई सेंटर ऑफ मास ढूंढ ले, बिकॉज इस पूरे सिस्टम का 4 किलो, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, इसका भी सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ओके।
इस 6 किलो का तो या मतलब इस पूरे सिस्टम का सिमेट्रिकल एक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो 1.5 पे आएगा, है ना। और आपको रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स पूछा गया, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो डेफिनेटली 1.5 पे आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कितना किलो है, एक्स में टोटल मास कितना है 6 है, यहाँ पर 4 है, तो एक्स में मैं निकाल दूँ, अगर अलग से आप बेसिक से करना चाहते हो तो इस 6 किलो का तो डेफिनेटली 1.5 पे, तो 6 इंटू 1.5 लिख दूँ, प्लस इस 2 किलो का 0.5 पे है, 2 इंटू 0.5 प्लस 2 इंटू ये कितना है 2.5, 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, 2 इंटू 2.5 हो जाएगा, डिवाइड बाय टोटल मास 10 किलो, ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट। वाई सेंटर ऑफ मास कैसे लिखोगे, इस 6 किलो का एग्जैक्टली 0.5 पे, इस 6 किलो का 0.5 पे 6 इंटू 0.5 प्लस इसका इस 2 किलो का यहाँ से 1.5 पे 2 इंटू 1.5 प्लस 2 इंटू 1.5 उसका भी 1.5 डिवाइड बाई 10। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, है ना, डायरेक्टली आपको द रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स, तो एक्स सी ओ एम बाई वाई सी ओ एम करना है आपको, 10 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर दिख रहा है 9, 6 इंटू 1.5 9 प्लस 1 10 प्लस 5 15, ऊपर 15 दिख रहा है, नीचे 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9 जैसा दिख रहा है, ओके। तो आपको इस रेशियो में 9/n/9 दिया है, नीचे तो 9 आ गया आपका, ऊपर क्या आ रहा है 15, तो ऊपर वाला ही तो आंसर आपका, इसको कंपेयर करो n/9 से, तो n की वैल्यू 15 है, 15 इज द राइट आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बॉडी है जो इंक्लाइन शेप में, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है वाला, जिसकी एनर्जी इंड्यूस ईएमएफ होता है VBL, V क्रॉस B डॉट L, V क्रॉस B डॉट L। तो ऐसा शेप है, तो इसका कोई भी इंस्टेंट पे लेंथ लेना हो तो लेंथ तो ये हुआ ना, कोई भी इंस्टेंट पे लेंथ लेना हो तो मैग्नेटिक फील्ड में लेंथ ये हुआ, और इसका वेलोसिटी किधर है, इस तरफ है, वेलोसिटी इस तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनटू द पेज है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज है, V क्रॉस B डॉट L। तो मैं अगर इसको यहाँ पर एंगल थीटा मान लूँ, तो ये आपका x डिस्टेंस मान लूँ, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा L/2, मतलब ये आधा होगा लेंथ का, बाई x, या मैं x को क्या लिख सकता हूँ यहाँ से L/2 tan थीटा टाइप, ओके। या मैं L को, L चाहिए मेरे को ना, लेंथ चाहिए, L इज इक्वल टू 2x tan थीटा, 2x tan थीटा लिख सकता हूँ मैं। अभी मेरा EMF इंड्यूस का फॉर्मूला हो जाता है V क्रॉस B डॉट L, V मतलब V ऐसा है, क्रॉस B अंदर है, तो लेंथ वेक्टर ऐसा है, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए, तो हमको फ़ायदा हो गया, मतलब डॉट प्रोडक्ट में भी V क्रॉस B इसी डैश में आ जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट में 1 आ जाएगा, cos 0 आ जाएगा, तो V क्रॉस B V इंटू B लिख दोगे आप, L को क्या लिख दोगे 2x tan थीटा, 2x tan थीटा। तो आपको पूछा इंड्यूस ईएमएफ इज फंक्शन ऑफ टाइम, अब इसमें टाइम दिख ही नहीं रहा आपको, है ना, तो ये स्पीड कितनी है, स्पीड कैसे, अब देखो जैसे जैसे आगे जाएगा x तो घटता जा रहा है, तो x का बदलने का रेट ही तो स्पीड है, तो x/t इज v, तो x को मैं लिख सकता हूँ v इंटू टी, x को मैं लिख सकता हूँ v इंटू टी, तो e की वैल्यू vb 2vb इंटू tan थीटा इंटू x को क्या लिख सकते हो v इंटू टी लिख दो, तो 2v²b tan थीटा इंटू टी। तो आपको ये पूछा है कि ई फंक्शन ऑफ टाइम, तो टाइम का पावर कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है, तो t पावर n, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, पावर n पूछा ना, n की वैल्यू 1 है, यही आपका आंसर हो जाएगा, मतलब t के पावर n है, टाइम के पावर 1 आ रहा है, तो आंसर 1 हो जाएगा, आपका आंसर इसका 1 हो जाएगा, ओके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्लक्स दिया हुआ है इंड्यूस
करंट पूछा गया, रेसिस्टेंस दिया होगा 8 ओम, ठीक है। तो फ्लक्स का बदलने का रेट ईएमएफ होता है, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करो, करंट आ जाएगा। तो ईएमएफ हो जाएगा d∅/dt जो 10t - 36 है, ओके, एंड 1 का 0 है। इंड्यूस करंट एट t = 2 सेकेंड्स। तो ईएमएफ एट 2 सेकेंड्स कितना हो गया, देखो आप, 10 × 2 - 36 - 16, यहाँ पर बदलने का रेट माइनस में होता है, तो माइनस और माइनस प्लस 16, मैग्नीट्यूड से मतलब अपने को 16 वोल्ट्स का मैग्नीट्यूड है। तो करंट हो जाता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, करंट होता है ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की वैल्यू 8 दी है, तो 16/8 2 एम्पियर का करंट आ जाएगा। तो आंसर है 2, ओके। तो आंसर इज 2 एम्पियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वेरी इजी क्वेश्चन दिस वन। A small square loop of side L is placed inside a large square loop. म्यूचुअल इंडक्टेंस दिख रहा है इसमें क्वेश्चन में, एक बड़ा स्क्वायर लूप है, उसके अंदर छोटा स्क्वायर लूप आपने रख दिया ऐसे कुछ, ओके। इसका साइड लेंथ L, इसका साइड लेंथ स्मॉल l। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पूरा कांस्टेंट मान सकते हो सेंटर पे, और उस मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस में क्या होता है, तो आपको म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम इज, म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, M = L1I1, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का बदलने का जो इसमें फ्लक्स आ रहा है, इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक हो रहा है, तो फ्लक्स लिंक ड्यू टू 2 इंटू करंट, ओके। सो M × I फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है, M × I जैसा हो जाता है। तो फ्लक्स किसका लिखना है, सेकेंड का, इसका फ्लक्स इसके अंदर, एरिया किसका लोगे, इसका एरिया लोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बिगर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बिगर स्क्वेयर इनटू एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वेयर, ओके, बाय करंट ले लो, तो आपका आंसर म्यूचुअल इंडक्टेंस का आ जाएगा। तो इसका वैल्यू √x 10⁻⁻17 टाइप आ रहा है, तो आपको √x ढूंढना है। तो मैग्नेटिक फील्ड इसका कैसे लिखोगे आप, देखो इसका मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये डिस्टेंस कितना है, L/2, एक बार निकाल के इंटू 4 करना पड़ेगा। तो एक बार कितना आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, μ0I/4πd sin θ1 + θ2, यहाँ θ1 θ2 दोनों 45 डिग्री से, μ0 4πd कितना है, L/2 इंटू sin 45 + sin 45 इंटू 4 हो जाएगा, बिकॉज 1 2 3 4 चारों के कारण, ओके। सबका डायरेक्शन इनटू द पेज, करंट में ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा मान रहा हूँ I, ओके। तो I तो डिवीजन में कैंसिल हो जाएगा बाद में। तो यहाँ से 4 कैंसिल हो रहा है, 2 ऊपर आ रहा है, और ये 2 टाइम्स है √2, तो ये √2 हो जाएगा। तो 2√2 टाइप आ जाएगा, ये 2 ऊपर आ रहा है, ये 2 टाइम्स 1/√2, तो √2, तो 2√2 ऊपर आ जाएगा। μ0 को 4π 10⁻⁻7 लिख सकते हो, इंटू I बच रहा है, डिवाइड बाय L बचेगा, ओके। तो यहाँ से कैपिटल L की वैल्यू स्मॉल l स्क्वायर भी दी हुई है, कैपिटल L की वैल्यू बाद में स्मॉल l स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसा बोल दिया, ठीक है। तो इसमें एरिया में स्मॉल l स्क्वायर आने वाला है, वो कैंसिल हो जाएगा, ये बता रहा है इनडायरेक्टली, ओके। तो अब इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ प्लग कर देते हैं, तो कैपिटल L और ये स्मॉल एरिया क्या है, स्मॉल l स्क्वायर है। तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये वाला और ये वाला एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये करंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो आपको ये जो बच रहा है वही आंसर आपके लिए, 10⁻⁻7 तो दिया हुआ है, तो बच रहा कितना है, 4 × 2 8 पाई, हाँ पाई भी नीचे था एक पाई, तो कैंसिल तो हो गया पाई। 8 को अंदर लेके जाओ, तो मेरे लिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या बच रहा है, 8√2 × 10⁻⁻7 बच रहा है। 8 को अंदर लेके जाओ, 64 हो जाएगा, 64 2s are 128, तो m की वैल्यू √128 × 10⁻⁻7 ऐसा आ रहा है। तो आपको ये √x पे x की वैल्यू पूछी है, तो देयरफॉर x = 128 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर है 128, ओके। चलो नेक्स्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन था। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन।
मॉडरेट टू इजी लेवल का पेपर मान सकते हो इसको। हाँ, क्वेश्चंस 4 अलग अलग चैप्टर्स के थे, तो स्ट्राइक होना इंपॉर्टेंट है। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।